Hello students. Today we are going to start our new chapter in the science portion, that is the magnetic effect of electric current. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का फिजिक्स के पोर्शंस के अंदर। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझना है तो आप लोगों को पहले से ही समझना होगा, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी समझना होगा कि इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस चैप्टर के नाम में ही दिया गया है कि वह इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब कि हम लोगों ने जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके अंदर हम लोगों ने जो सारी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया है, डिस्क्रिप्शन में लिया है, वो सारे के सारे लेक्चर्स को आपको फिर से रिवाइज करना होगा, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, बट अगर आप लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को लेक्चर फिर से देखना होगा, या तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, बट उसी के साथ साथ ये जो है हमारा फिजिक्स का पोर्शन है, और ये जो बोर्ड्स के मार्क्स में अभी तक का सिलेबस रहता है उसमें कहाँ टोटल ये जो है 6 मार्क्स में ये चैप्टर कंसिडर किया जाता है। टोटल मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स है इसके। वन क्वेश्चन जो है उसके अंदर 2 मार्क्स का आता है, और वन क्वेश्चन जनरली आता है 4 मार्क्स का। ओके, तो इस तरह से टोटल 6 मार्क्स के अंदर ये चैप्टर आता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोगों को ये चैप्टर जो है अभी हम लोगों ने जो कट कर दिया गया वाला सिलेबस है, वो क्या करेंगे, हम लोग कट किया वाला सिलेबस भी हम लोग इसमें करेंगे। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सर ये क्यों करवा रहे हो, ये क्यों करवा रहे हो, सर ये तो टॉपिक था ही नहीं तो फिर आप लोगों आपने लिया क्यों। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि पूरा का पूरा चैप्टर स्टडी करना है। बाद में जब रिवीजन करेंगे तब क्या करेंगे, हम लोग कट किए हुए सिलेबस को कट कर देंगे। ओके, तब जाके हम लोग जो कट वाला जो पोर्शन है वो कट कर देंगे, और बाकी का जो पोर्शन है उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आपका कुछ सिलेबस कट होगा, क्योंकि क्या होगा कि हम लोग अगर मान लो कि एक टॉपिक को कट करेंगे सो उसके साथ साथ जो रिलेटेड टॉपिक होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से मैं कोई टॉपिक कट नहीं कर रहा हूँ, और पूरे के पूरे टॉपिक्स को आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को भी समझना है। अभी तक के हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में 3 क्वांटिटीज जो है वो मेजर क्वांटिटीज थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पहले ही उसमें भी बोला था, पहली क्वांटिटी थी वो थी वोल्टेज, सेकेंड क्वांटिटी थी जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट वाली थी वो थी हमारी रेजिस्टेंस। अभी हम लोगों को पता है कि वोल्ट रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस क्या है। बट अगर नहीं पता है तो शॉर्ट में किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं इस तरह से आप लोगों को समझा सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। जैसे कोई भी एनर्जी होती है, जैसे कि हमारा मान लो कि वाटर का फ्लो है, वो अगर ऊपर डायरेक्शन से लोअर डायरेक्शन की नीचे होता है, मतलब कि मेरे घर पे पानी का टंका जो है वो उसमें से अगर मेरे नल में पानी आ रहा है तो वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो उसी तरह से मेरे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहे होंगे। अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है उसका फ्लो हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उसका फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स ये सारे क्या है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है कोई भी डायरेक्शन के अंदर, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, वो जनरली क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरा इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाने के लिए मैं जो डिफरेंस क्रिएट करूंगा, ओके, इलेक्ट्रिक प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट करूंगा, क्योंकि उसमें तो क्या होता है कि पानी का फ्लो तो क्यों होता है, क्योंकि पानी का टंका ऊपर है। ओके, पानी की टंकी यहाँ पर है और मेरा नल जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर मेरा नल जो है उसमें अगर मेरे को फ्लो करवाना है तो वो अपर डायरेक्शन से लोअर डायरेक्शन में आता है। इस वजह से क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है। आप लोग देखो यहाँ पर डिफरेंस है ना, ये अपर है यहाँ पर लोअर है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ लगता है। तो डिफरेंस की वजह से वो पानी का फ्लो जो है वो यहाँ पर आता है और पानी में यहाँ से निकलता है। पर यहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए मैं जो डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, ओके, इलेक्ट्रॉन्स को मैं फ्लो करवाने के लिए
सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए मैं जो डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, वो डिफरेंस जनरली क्या होता है, वो होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज। ओके, आप लोग इस तरह से सिंपली याद रख सकते हो। तो जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो है वोल्टेज। क्यों क्रिएट किया है? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है वो क्या है? वो है मेरा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब बात करते हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग के पॉइंट की। ओके, सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो स्टार्ट करना है मेरे को कि भाई अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी जगह से पास हो रहा है तो जनरली किस जगह से पास हो रहा होगा करंट? कोई कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा होगा ना भाई। मान लो कि यहाँ पर मेरा एक कंडक्टर है। कंडक्टर यानी कि क्या? कंडक्टर यानी कि एक वायर। ओके, सो ये सारे भी वायर्स ही हैं। आप लोग ये मत सोचना कि सर सारे के सारे वायर नहीं है तो करंट पास कैसे हो रहा है। ओके, ये सारे भी क्या है? हमारे वायर्स ही हैं। ओके, पर मैं कोई एक स्पेसिफिक जगह ले रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर कोई स्पेसिफिक एक जगह ले रहा हूँ। तो अब मान लो कि मैंने यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से मैंने स्विच को चालू कर दिया। ये हमारी क्या है? स्विच है। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इसमें से भी फ्लो होंगे। ओके, ये जो करंट, क्योंकि अभी मैं ये स्पेसिफिक जगह ले रहा हूँ भाई, और कुछ मैंने नहीं किया है। नथिंग एल्स न्यू वुड आई डू। ओके, क्योंकि आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ क्या किया है कि एक ये जो चार वायर है उसमें से मैंने सिर्फ ये एक वायर को ही लिया है अभी के एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसमें से करंट पास हो रहा होगा, इसमें भी इसी डायरेक्शन में पास हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर के लिए, अगर मैं सपोज यहाँ पर एक नीडल रख दूं, यहाँ पर मैंने एक क्या किया, नीडल को रख दिया, तो क्या होगा कि वो नीडल जो है वो जनरली क्या होगी, यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होगी मतलब क्या होगी? यहाँ से हिलेगी डुलेगी, मतलब या तो ये साइड में डिफ्लेक्ट होगी या तो ये साइड में डिफ्लेक्ट होगी। इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन जो है वो जनरेट होगा। अब ये चैप्टर के अंदर हम लोगों को यही स्टडी करना है भाई कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, नीडल के अंदर का जो डिफ्लेक्शन हुआ, व्हाई इट वाज द डिफ्लेक्शन टेक अ प्लेस? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कोई कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा है, उसकी वजह से नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रही है। और मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट हो रही है वही तो हमारा चैप्टर है भाई, और वही सारी स्टडी हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे कि भाई ये नीडल का डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, इसका मतलब कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हो रही है। अब देखेंगे कि भाई कंडक्टर के अंदर ऐसी क्या इफेक्ट हो रही है, तो जनरली मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट होती क्या है, मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेट की फील्ड क्या होती है। ओके, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट हो जाती है तो उसके साथ साथ उसके ऊपर के इफेक्ट्स क्या होते हैं भाई। लास्ट पॉइंट होगा कि उसकी वजह से हम लोग कौन से फिनोमिनन को क्रिएट कर सकते हैं। जनरली हमारा मोटर है, जनरेटर है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये तीन टॉपिक हम लोग मेन्स है जो हम लोगों को स्टडी करने हैं। ओके, पर ये सबसे इजी पॉइंट था कि भाई कोई एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर के अंदर से अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करता हूँ तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। ओके, सो ये तरह के बेसिक टॉपिक्स जो है वो मैंने बता दिए हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो फर्स्ट टॉपिक इज हियर दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन द फर्स्ट स्लाइड। देखो यहाँ पर जो है वही फिगर को सिर्फ अलग तरीके से ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, कोई अलग मत सोच लेना। अब बात करते हैं कि ये क्या है। देखो ये जो है वो पॉजिटिव है, ये जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
ये बैटरी का सप्लाई। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया गया है। रेजिस्टेंस क्यों होता है भाई? लॉस करवाने के लिए होता है, याद है ना? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बताया था रेजिस्टेंस का काम क्या है? लॉस करवाना है भाई। इलेक्ट्रिक करंट का या तो फिर वोल्टेज का लॉस करवाने का काम कौन कर देता है? रेजिस्टेंस कर देता है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव सप्लाई जो है वो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एक नीडल पुटअप कर देता हूँ, जिस तरह से मैंने पिछली स्लाइड में अपर यहाँ पर नीडल पुट की थी, उसी तरह से मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब मैंने कंडक्टर यहाँ पर लिया था, इन लोगों ने कंडक्टर जो है वो यहाँ पर लिया है। ओके, जैसे ही सप्लाई पास होगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या करेगा? मान लो कि यहाँ पर से अगर 500 वोल्ट आ रहे होंगे तो वो रेजिस्टेंस ड्रॉप करवा देगा। ड्रॉप करवा के जितना इसको चाहिए उतना ही करंट पास करवाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉप करवा के फिर करंट को पास होने देगा, और करंट जैसे ही पास होगा तो हमारा एक्स और वाई कंडक्टर जो है वहां आसपास जो यहाँ पर नीडल पड़ी होगी वो नीडल क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो इस डायरेक्शन में या तो उस डायरेक्शन में। अभी मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज इट वाज अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इन विच डायरेक्शन द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड। ओके, सो नीडल डिफ्लेक्ट होगी क्यों? क्योंकि नीडल जो है वो मेटल से बनी हुई है, और मेटल को हिलाने डुलाने के लिए मुझे मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर के अंदर से पास करता हूँ तो वहाँ पर क्या क्रिएट होता है? वहाँ पर क्रिएट होता है, जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझो। मतलब यहाँ पर एक्स और वाई मैंने लिया है, तो ये एक्स और वाई में क्या क्रिएट हुआ होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से ही क्या होगा? ये नीडल जो है वो क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकती है डिफ्लेक्ट, मैं बताना ही नहीं वाला क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में पता चलेगा। ओके, a small compass needle is placed underneath. Note that the position of the needle. The current is passed through the circuit by inserting the key in the plug. The needle is observed. The compass needle gets deflected. Why should it get deflected? Because of the magnetic field produced in the X and Y conductor. Okay. Why needle gets deflected? Because the magnetism will be produced in the X and Y conductor, and that is why needle will be deflected. Here is the answer. A magnet needle gets deflected in the presence of the magnet due to the influence of magnetic field of the bar magnet. Therefore, the deflection of magnetic needle kept under the current carrying wire is due to the magnetic field produced by the wire. सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, सिर्फ उसके वर्ड्स अलग करके आप लोगों को बता रहे हैं। Thus electricity and magnetism are linked to the each other. इसका मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, और उसी का इस्तेमाल हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर करना है। ओके, उसके बाद है हमारा मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब मुझे पता तो चल गया है कि भाई मैग्नेट जो है हम लोगों को किस तरह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, हम लोगों को पता चल गया है कोई कंडक्टर के अंदर। और मैग्नेट के बारे में तो स्टडी करना बाकी है ना। मुझे अगर मैग्नेट के बारे में सब कुछ पता होगा तो वो क्या होगा, उसकी वजह से मैं जो है वो अच्छे से आप लोगों को, और आप लोग भी अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो मैं मैग्नेट के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी स्टडी करवा देता हूँ। ओके, here we can see that what is the magnets. So generally मैग्नेट क्या होते हैं? तो मैग्नेट, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि what is a magnet and what are its properties, okay, and what are its characteristics. So magnet you can see that in this figure here. Okay, यहाँ पर जो है वो मैग्नेट है, ये जो है वो मैग्नेट है हमारा। ओके, a substance which attracts the small pieces of iron and points in north and south direction when suspended freely in known as the magnet. कोई एक ऐसी चीज है जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल है, और वो क्या करता है? स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उस तरह के हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो है वो जनरली क्या है? तो इट हैज द टू पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं इसके अंदर। आप लोगों को पता है यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर साउथ होता है। ओके, लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
आप लोगों को पता है कि एन एन पोल जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि एन एस पोल है या तो फिर एस एन पोल है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एस एस पोल जो है वो रिपल करते हैं. Okay, like poles repel each other, unlike poles attract each other. They always exist in the pairs of poles. Repulsion is the only sure test for the magnet. रिपल्जन जो है वो ही एक मेन टेस्ट है जो मैग्नेट को प्रूव कर देता है कि भैया मैग्नेट है. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आगे है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. तो अभी आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर हो, मैं भी हूँ या आप भी हो, तो आपकी कोई ना कोई फील्ड होगी. तो उसी तरह से मान लो कि एक मैग्नेट है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये एन पोल है और ये एस पोल है. ओके, सपोज तो यहाँ पर मान लो कि कोई ना कोई मैग्नेट कोई ना कोई फील्ड होगी किसी ना किसी का. मेरी कोई फील्ड होगी, इसका मतलब कि मुझे कोई चीज़ परफेक्टली आती होगी, आप होगे तो आपको कोई चीज़ परफेक्टली आती होगी, इसका मतलब वो आपकी फील्ड है. तो उसी तरह से ये जो नॉर्थ भाई साहब दिख रहा है यहाँ पर, मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ. तो नॉर्थ भाई साहब जो दिख रहे हैं उसकी भी अपनी खुद की क्या होगी, वेरी गुड, आप लोग सही समझ रहे हो, उसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी. नॉर्थ की अपनी जो फील्ड होगी उसको कहेंगे नॉर्थ फील्ड, साउथ की जो फील्ड होगी उसको कहेंगे साउथ फील्ड. और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल की भी होती है, साउथ पोल की भी होती है, और नॉर्थ टू साउथ की भी होती है. ओके, अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड में कितनी फील्ड्स होती है, तो तीन फील्ड्स होती है, नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की, और नॉर्थ से लेकर साउथ की. नॉर्थ से लेकर साउथ की, भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉर्थ टू साउथ हो रहा है. साउथ से नॉर्थ कभी मैग्नेटिक फील्ड जाती नहीं है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है, ओके, यहाँ पर जो ये लाइंस मैंने ड्रॉ की है ना डॉटेड, वो डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक ही ट्रैवल करेगी, साउथ से नॉर्थ में ट्रैवल नहीं कर सकती. ओके, ये आप लोगों को बहुत ही पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले. कभी ऐसा मैं मैग्नेट ड्रॉ करूँ, एक साइड में एन मैग्नेट ड्रॉ करूँ, एक साइड में एस मैग्नेट ड्रॉ करूँ, तो आप लोगों को समझ जाना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, एन से लेकर इस डायरेक्शन के अंदर होगी. ओके, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो लाइंस ड्रॉ की है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी. ये जो एक लाइन है वो दूसरी लाइन को कट नहीं करेगी, दूसरी लाइन तीसरी लाइन को कट नहीं करेगी. ओके, इस तरह से कोई लाइन इसे एक दूसरे को कट नहीं करती है. ओके, so region around the magnet where the force of attraction or repulsion can be detected is called as the magnetic field. You can simply define as the magnetic field will be the region. एक रीजियन है जहां से हम लोगों को क्या पता चलता है कि अट्रैक्शन होने वाला है या रिपल्जन होने वाला है मैग्नेट के अंदर, वो हम लोगों को पता कैसे चलता है, बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड. ओके, इट इज द रीजियन वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्जन विल टेक अ प्लेस. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं तो जनरली मैंने बोला है वही बातें हैं, यहाँ पर देख लो आप, मैंने ड्रॉ किया था वैसी की वैसी फिगर है. यहाँ पर एन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, एस की मैग्नेटिक फील्ड है, एन टू एस. यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन पोल यहाँ पर है, एस पोल यहाँ पर, इस वजह से इस डायरेक्शन में. फिर ऐसा मत बोलना कि सर आपने तो उस डायरेक्शन में ड्रॉ किया था, यहाँ पर मैंने एल एन पोल यहाँ पर किया था, एस यहाँ पर किया था, देख लो आप. ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो इस तरह से डायरेक्शन में है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस एट द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल, यानी कि वो शुरू होती है नॉर्थ में और खत्म होती है साउथ में. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स. ओके, वहाँ पर क्या होती है, पोल्स के पास क्लोजर होती है, यानी कि ना बहुत ही नज़दीक होती है, जबकि यहाँ पर बहुत ही दूर दूर होती है. ओके, यहाँ पर देख सकते हो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी छूती नहीं है. ओके, आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल रहा होगा तो ही क्या होगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा. ओके, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट यू हैव टू राइट हियर. these are the 3 points that you have to write in the examination, that these are the 3 characteristics of magnetic field lines. First is the magnetic field emerge at the north pole and the merge at the south pole, and second point, magnetic field lines are closer at the poles, and third point, it do not intersect each other. In next topic we are going to start how the current carrying conductor will produce the magnetic field,
and how the needle will deflect in which direction. Okay. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself. Wash your hand carefully and wear the mask always. Till bye bye everyone.